नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची राठी फ्रॉम सेंट पॉल इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल स्टडीज इंदौर आज आपके समक्ष एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का टॉपिक मटेरियल मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड एक टेक्निक ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हम आज के टॉपिक में क्या सीखने वाले हैं। हम आज के मुख्य बिंदु में कवर करने वाले हैं मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। उसके बाद हम मटेरियल मैनेजमेंट से जुड़े कई सारी चीज़ें जैसे कि उद्देश्य, महत्व, उसमें यूज़ आने वाली प्रोसेस, मेथड्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट और उसके बाद हम ईओक्यू टेक्निक को अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, क्या फॉर्मूला हम लगाते हैं और उसके न्यूमेरिकल किस तरीके से होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है या हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आज हम यह पता कर पाएंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या आता है, मटेरियल मैनेजमेंट को हम पूरी तरीके से समझ पाएंगे और ईओक्यू मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है, क्यों अप्लाई किया जाता है, इसके बारे में हम जान पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट से। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी उत्पाद को बनाने के लिए 3 चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबसे पहला रॉ मटेरियल, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा उसे कस्टमर को डिलीवर करना, उत्पाद को उसके ग्राहक तक पहुंचाना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जो कच्चे माल को निर्माण से लेकर उसे ग्राहक तक पहुंचाने और ग्राहक को संतुष्टि दिलाने तक की सारी चीज़ों को नियोजित करती है, सारे पॉइंट्स को कवर करती है। आगे बढ़ते हैं मटेरियल मैनेजमेंट की तरफ। मटेरियल मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक वो छोटा भाग है जो रॉ मटेरियल को निर्माण व्यवस्था तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात मटेरियल मैनेजमेंट ना हो तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं हो सकता। मटेरियल मैनेजमेंट में किसी भी संगठन में उपयोग की जाने वाली सामग्री, उसमें उपकरण, सामग्री, वस्त्र, सभी चीज़ों को जिस जगह उत्पाद बनाया जा रहा है वहाँ तक सुव्यवस्थित तरीके से पहुँचाना, सही समय पर, सही मात्रा में, सही दाम पर, सही सामग्री को पहुँचाना, यह काम मटेरियल मैनेजमेंट का होता है। मटेरियल मैनेजमेंट कि अगर डेफिनेशंस की बात करें तो जैसा कि एन.के. नायर सर ने कहा है, सामग्री प्रबंधन अधिकतम समन्वय प्राप्त करने के लिए सामग्री की आपूर्ति और संबंधित गतिविधियों से निपटने के लिए संगठन के विभिन्न वर्गों को एकत्रित करने का काम करता है। अगली परिभाषा की तरफ हम बढ़ते हैं तो अगली परिभाषा हमें कहती है, मटेरियल मैनेजमेंट की परिभाषाओं की तरफ अगर हम चलते हैं तो सबसे पहली डेफिनेशन जो कि एन.के. नायर सर की आती है, डेफिनेशन हमें यह कहती है कि सामग्री प्रबंधन वह समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है जो कि सामग्री की आपूर्ति और उसकी संबंधित गतिविधियों को एक संगठन में निपटने का काम करवाती है या ये एक इंटीग्रेटेड कार्य प्रणाली है। दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो वो आती है एल.जे.डी. बॉस की। एल.जे.डी. बॉस का कहना है कि सामग्री नियंत्रण वह सारी गतिविधियां जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, सभी ऐसी चीज़ें जो कि सामग्री से रिलेटेड हैं, उनके संबंधित शुरुआत से लेकर उनको विनिर्माण तक ले जाने में यह काम करती है और उनका परिचय करवाती है। इसके बाद अगर हम सामग्री प्रबंधन को देखते हैं तो सामग्री प्रबंधन में मेनली हमारे पास जो स्टेप्स आती हैं वो आती हैं सबसे पहले खरीदारी। जब हम यह अनुमान कर लेते हैं या हम ये पता कर लेते हैं कि हमको किस तरीके की सामग्री चाहिए तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वह सामग्री हमें कितनी क्वांटिटी में चाहिएगी और उसके लिए खरीद की योजना बनाई जाती है, एक प्लानिंग बनाई जाती है, परचेज की रिक्वायरमेंट निकाली जाती है। दूसरी स्टेप आती है उसे प्राप्त करना। अर्थात जब भी हम किसी सामग्री को खरीद रहे हैं तो उसके लिए पहले से नियोजित पर्सन से हमें उसका टेंडर बुलवाना पड़ता है। हमको यह पता करना पड़ता है कि कौन पर्सन कितनी मात्रा में हमें सामग्री दे सकता है और किस मूल्य पर वह हमें प्रोवाइड करेगा। कहीं से अगर हम बल्क में सामग्री परचेज कर रहे हैं तो क्या वो हमें डिस्काउंट देगा, क्या वह पैकेजिंग फ्री रखेगा। इस तरह के सारे नियोजन यहाँ पर किए जाते हैं और उसके बाद जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, सामग्री का आदेश देते हैं तो हमें वह सामग्री प्राप्त होती है।
मात्र सामग्री प्राप्त हो जाने से ही उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो जाता। सामग्री को प्राप्त करने के बाद हम जिस स्टैंडर्ड की सामग्री चाह रहे थे या हम जिस प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं उसमें जिस गुणवत्ता की सामग्री हमें लगने वाली है, पहले उस स्टैंडर्ड को जांचा परखा जाता है, उसकी पहचान की जाती है। तो यह काम किया जाता है गुणवत्ता नियंत्रण टीम के द्वारा। गुणवत्ता नियंत्रण होने के बाद उसे या तो स्वीकार किया जाता है या अगर गुणवत्ता पे खरे नहीं उतरे तो उसे अस्वीकार करके परचेसर के पास वापस लौटा दिया जाता है। सामग्री अगर स्वीकार हो जाती है तो उसे उचित भंडारण के लिए गोदाम में भेजा जाता है। गोदाम वह जगह है जहां पर सभी प्रकार की सामग्री के लिए एक निश्चित जगह है और उस जगह पर उनका एक बिन पत्रक लगा हुआ है, अर्थात हर चीज को, हर सामान को अपनी जगह पर रखने के बाद उसके बिन पत्रक में एंट्री की जाती है कि किस दिन हमें यह सामग्री प्राप्त हुई है, कितने मूल्य पर प्राप्त हुई है और कितनी क्वांटिटी में हमें यह प्राप्त हुई है। उसके बाद हम उसकी हैंडलिंग के ऊपर आते हैं। जब जैसी ज़रूरत हो, कुछ सामग्री होती है जिन्हें सूखे प्रेस पर रखना होता है, कुछ सामग्री होती है जिन्हें हमें आर्द्र जगह पर रखना होता है, कुछ सामग्री को हमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। जिस सामग्री की जैसी आवश्यकता होती है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, हम उस सामग्री को वैसा ही रखते हैं। और जब भी फिर डिपार्टमेंट के द्वारा उपयोग के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग हम सामग्री को इशू कर देते हैं और उस डिपार्टमेंट तक उस सामग्री को पहुंचा देते हैं। यह सामग्री प्रबंधन की एक छोटी सी स्टेप है। अगर हम यह देखें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन सामग्री प्रबंधन क्यों करता है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इस प्रमुख उद्देश्य को हम 5 R's के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम 5 R's ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं। पहला R यह कहता है राइट मटेरियल। राइट मटेरियल मतलब कि सही सामग्री का होना अनिवार्य है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में पेश करती हूँ कि अगर हम मूंगफली का तेल बना रहे हैं, ग्राउंडनट ऑयल बना रहे हैं और हमने ऐसी मूंगफली का सिलेक्शन कर लिया जिसमें मॉइस्चर है, नमी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि नमी वाली चीज़ों में तेल इतना अच्छा नहीं आएगा। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर हम तेल बनाने की प्रोसेस में लगे हैं तो एक सूखे दाने की और ज़्यादा तेल वाली सामग्री को हमको यहाँ पर चूज़ करना है। राइट सामग्री मतलब जिस तरीके का प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो, जिसके लिए जो सामग्री रिक्वायर है वो सामग्री हमारे पास आए। दूसरा मेन उद्देश्य आता है राइट अमाउंट। राइट अमाउंट मतलब सही मात्रा। सही मात्रा वह मात्रा है जहाँ पर प्रोडक्ट को जितनी मात्रा में सामग्री बना देनी चाहिए उतने में बना दिया जाए, वेस्टेज कम हो, क्योंकि जब वेस्टेज होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट बढ़ जाती है और कॉस्ट अगर बढ़ती है तो उसका भार उपभोक्ता पर आता है। हमारा मेन उद्देश्य होता है कम से कम लागत में अधिक से अधिक सुविधा देना, अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन देना। तो इसलिए हमें राइट मात्रा का ध्यान रखना होता है। तीसरा उद्देश्य आता है राइट समय। एक कहावत हम कहते हैं, का वर्षा जब कृषि सुखाने आई। मतलब ऐसी वर्षा का क्या काम जब कृषि सूख गई हो। सूखने के बाद अगर वर्षा होती भी है तो किसी काम की नहीं। आपका प्रोडक्शन ठप हो गया है, आपका प्रोडक्शन बंद हो गया है और उसके बाद अगर आप सामग्री लेकर आ रहे हो तो जो मशीन ने काम नहीं किया, जो वर्कर हमारे समय व्यतीत कर चुके हैं, जिनका पेमेंट हमें करना पड़ रहा है, ऐसी कॉस्ट को हम कम नहीं कर सकते। इसलिए मटेरियल मैनेजमेंट का प्रमुख उद्देश्य है कि सही समय पर सही सामग्री स्थान तक पहुंचाई जाए जिससे कि प्रोडक्शन में कोई भी बाधा ना आए। नेक्स्ट आपका जो उद्देश्य है वो है राइट रिसोर्सेज। सही संसाधन। सही संसाधन अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो एक म्यूजिक गैलरी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर धुन हमें कोई बनानी है और सारे इंस्ट्रूमेंट बिखरे बिखरे रखे हैं और हम धुन बनाने जा रहे हैं तो ऐसे धुन का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसके अंदर संसाधन की कमी है या सीक्वेंस की कमी है। अगर संसाधन सही रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, सही जगह पर प्रयुक्त हो रहे हैं तो धुन भी अच्छी बनेगी और समय भी कम लगेगा। यही काम मटेरियल मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। वह राइट रिसोर्सेज के साथ प्रोडक्ट को बनाने का काम करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सही दाम। सही दाम मतलब होता है कि सामग्री, एक किसी उत्पाद को बनाने के लिए 60% से ज़्यादा जो
चीज़ लगती है वो होती है सामग्री। सबसे ज़्यादा लागत जो आती है वो सामग्री में आती है। अगर हम उसी सामग्री को सही दाम पर खरीद लेंगे, वही चीज़ जो आपकी मेन फोकस है वही आप कम दाम पर खरीद लोगे, तो आपका प्रोडक्ट भी निश्चिततः कम दाम पर उपलब्ध होगा और उसे आप कम दाम पर ग्राहकों को प्रोवाइड करके ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जो कि हमें बताती है सामग्री मैनेजमेंट के द्वितीयक उद्देश्य क्या हैं। द्वितीयक उद्देश्य मतलब ये नहीं कि यह गौण उद्देश्य है। द्वितीयक उद्देश्य मतलब सबसे पहले हमें 5R पर फोकस करना होता है, लेकिन उसके अलावा भी सामग्री मैनेजमेंट या मटेरियल मैनेजमेंट से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है। जैसे पहला उद्देश्य यहाँ पर आता है नया डेवलपमेंट। अगर हम किसी प्रोडक्ट का नया डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, कोई नई प्रोसेस हम अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, किसी प्रोडक्ट का विकास करना चाह रहे हैं, किसी में मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों में सामग्री का होना अनिवार्य है, नितांत आवश्यक है, और इसी का मॉडिफिकेशन का उद्देश्य हमको सामग्री मैनेजमेंट की तरफ बढ़ाता है। अगला उद्देश्य आता है बनाएं या खरीदें, मेक या बाय डिसीजन। कॉस्टिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके कुछ पार्ट हो सकता है हम इजीली बना पा रहे हैं, उसके लिए प्रक्रिया में जो चीज़ें लग रही हैं वो हमारे पास हैं, उन सबको हम यूज़ करके उन्हें बना लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी मशीनों द्वारा नहीं बन पा रही है या उन्हें बनाने में एक्स्ट्रा समय, एक्स्ट्रा लागत हमारे पास आ रही है, तो उस समय यह डिसीजन लिया जाता है कि ये वाला जो पार्ट है वो बाहर से खरीदने पर हमें कम कॉस्ट में पड़ेगा और उस कम कॉस्ट के कारण हम उसे बाहर से खरीद सकते हैं, या हो सकता है कि बाहर से जितने में आ रहा हो उससे कम में हम अपनी लागत को बचाने के लिए उसे बना सकते हैं। तो यह निर्णय उचित समय पर लेना पड़ता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाना है या बाहर से खरीदना है। अगला उद्देश्य आता है स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण। जब भी हम सामग्री नियंत्रण करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का स्टैंडर्ड डिसाइड कर देते हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट में स्टैंडर्ड सामग्री कितनी लगेगी, उस सामग्री को खरीदने के लिए स्टैंडर्ड प्राइस कितनी होगी। यह मानकीकरण हमें यह दर्शाता है कि अगर हम प्रोडक्ट उससे ऊपर ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में कमी है। हम या तो ज़्यादा प्राइस पर मटेरियल खरीद कर लाए हैं, या हमने जितना मटेरियल रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा मटेरियल किसी प्रोडक्ट को बनाने में यूटिलाइज किया है। तो कहीं ना कहीं सामग्री नियंत्रण टेक्निक्स जो होती हैं वो हमें हेल्पफुल रहती है कि हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड मात्रा में बन रहा है या नहीं। अगला उद्देश्य आता है असिस्टेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उत्पादन विभाग को सहायता करना। क्योंकि सामग्री का मेन उपयोग उत्पादन विभाग करता है और उत्पादन विभाग को निर्देश सेल्स डिपार्टमेंट या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट द्वारा दिए जाते हैं। अगर मटेरियल मैनेजमेंट सही से काम नहीं करेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो सेल्स पर इफेक्ट आएगा, सेल्स पर इफेक्ट आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट पर भी इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट कम हो सकता है। तो मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सारे डिपार्टमेंट्स को हेल्प करता है। एंड अंतिम आपका उद्देश्य अन्य विभागों के साथ सहयोग, जैसा कि मैंने उपरोक्त पॉइंट में बनाया कि सामग्री मैनेजमेंट सिर्फ सामग्री ही नहीं है। सामग्री मैनेजमेंट एक प्रोडक्ट की आत्मा है और आत्मा पूरे शरीर को साथ लेकर चलती है। पूरे शरीर का आत्मा पे और आत्मा का पूरे शरीर से संबंध होता है, वही संबंध यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट का दूसरे विभागों के साथ है। अगली स्लाइड पर हम इम्पॉर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट का सामग्री नियंत्रण के महत्व की बात करेंगे। पहला महत्व, लागत में कमी। क्योंकि सामग्री प्रोडक्ट का 60% हिस्सा कवर करती है, तो 60% हिस्सा मतलब आधे से ज़्यादा कीमत अगर प्रोडक्ट की देखी जाए तो वो सामग्री की होती है। हम कोई शर्ट खरीदने जाते हैं, वो 100 रुपये का भी आ सकता है, वो 1000 का भी आ सकता है, 2000 का भी आ सकता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि क्लॉथ के मटेरियल का डिफरेंस होता है। तो मटेरियल मैनेजमेंट अगर हमने कर रखा है तो कहीं ना कहीं हम लागत में कमी कर सकते हैं। सही मात्रा में, सही बजट में और सही समय पर मटेरियल को पहुंचाकर हम कम से कम लागत की अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। बेहतर गुणवत्ता, जैसा हमने बात की है कि सामग्री नियंत्रण से हम स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, कितना स्टैंडर्ड कपड़ा हमें लगेगा,
कितना स्टैंडर्ड प्राइस में वो कपड़ा आ जाएगा। जब हमारे पास किसी चीज़ का स्टैंडर्ड या किसी चीज़ का हमारे पास निर्धारित लक्ष्य होता है तो हम उस लक्ष्य के सहारे आगे बढ़ते हैं, और लक्ष्य के सहारे ही हम यह पता करते हैं कि अगर हमारा एक्चुअल जो काम किया है हमने, एक्चुअलिटी में और स्टैंडर्ड में अगर डिफरेंस आया है तो हम किस तरीके से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर बेहतर गुणवत्ता की जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला जो आता है वो आता है टाइमली डिलीवरी। टाइमली डिलीवरी, अगर उत्पादन की प्रोसेस जो आपकी है वो सही समय पर चल रही है, सारी चीज़ें स्मूथली रन कर रही हैं, तो आपका प्रोडक्ट आप टाइमली बना पाएंगे। और जब टाइमली प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचेगा तो फैशन में रहते हुए, ट्रेंड में रहते हुए वह मार्केट में बिक जाएगा और आपको अपने प्रोडक्ट से वापस से मनी मिल जाएगी और वही मनी री इन्वेस्ट होकर आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। इसलिए मटेरियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट समय पर डिलीवरी का भी है। और लास्ट आता है इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, चूंकि हमारे प्रोडक्ट में कोई एक टाइप की इन्वेंट्री नहीं है, वेरियस टाइप की इन्वेंट्रीज हम यूज़ कर रहे हैं, वेरियस टाइप के सामान हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें सही समय पर सुव्यवस्थित क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी हमें किस चीज़ की चाहिए यह निश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है। और सामग्री मैनेजमेंट जो है, मटेरियल मैनेजमेंट हमको इस चीज़ की सुविधा प्रोवाइड करता है। अगला स्टेप आता है प्रोसेस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। हम मटेरियल मैनेजमेंट कैसे करते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मटेरियल का मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि मांग क्या है। और आप जब पता कर लेते हैं कि हमें किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन सामग्री की ज़रूरत है, इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद हम उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास लेके जाते हैं। वहाँ मीटिंग में डिसाइड होता है कि हमें किन किन सप्लायर्स को यह ऑर्डर देना है या उन सप्लायर से हमें एक बार निविदा मंगवानी है। जब एक बार निविदा मंगवा ली जाती है तो हम वेरियस जो हमारे सप्लायर्स हैं उनकी निविदा को आपस में कंपेयर करते हैं, किस वेंडर से हमें सबसे कम प्राइस में टाइमली और जिससे हमारे रिलेशन अच्छे हों उस वेंडर से हम सामग्री मंगवाने के लिए आदेश देते हैं। तो दूसरा स्टेप होता है आदेश देना। आदेश यहाँ पर ओरली नहीं दिया जाता, आदेश यहाँ पर रिटन फॉर्म में दिया जाता है। तो यहाँ पर एक पेपर बनाया जाता है परचेज रिक्वेशन। परचेज रिक्वेशन देने के बाद हम उसे परचेज का ऑर्डर देते हैं। जब परचेज किया जाता है तो वहाँ से वेंडर सामग्री पैक करके हमें भेजता है। जब हमारे पास सामग्री आती है तो उसे हम फिर निरीक्षण करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमने जिस सामग्री का ऑर्डर दिया था ये वही है, क्या हमने जिस मानक का ऑर्डर दिया था, जिस स्टैंडर्ड की सामग्री हमें चाहिए ये वही है, क्या यह सामग्री उसी क्वांटिटी में हमारे पास आई है जिस सामग्री में हमने ऑर्डर लगाई थी, क्या यह उसी प्राइस पर आई है जिसके लिए हम एग्री हुए थे। इन सारी चीज़ों का निरीक्षण करने के बाद अगर वह सही पाई जाती है तो इस सामग्री को एक्सेप्ट करके हम भंडारण की तरफ भेज देते हैं। भंडारण में जो मैनेजमेंट होता है वह इनकी प्रॉपर सूची बनाता है और एक रजिस्टर मेंटेन करता है जिसे हम स्टॉक लेजर के नाम से जानते हैं। स्टॉक लेजर में इनकी सारी एंट्री होने के बाद इन्हें अलग अलग बिन्स में भेज दिया जाता है और बिन पत्रक में एंट्री कर दी जाती है। उसके बाद जब भी रखरखाव और मरम्मत की बात आती है तो समय समय पर जिस सामग्री को जैसी चीज़ की ज़रूरत होती है उस तरीके का रखरखाव और मरम्मत किया जाता है। और अंत में जब किसी भी कारखाने को सामग्री की ज़रूरत है और वो रिक्वेस्ट भेजता है तो भंडारण का काम होता है कि वो उस कारखाने की यूज़ के अनुसार उसे सामग्री प्रोवाइड करे। और जब वो सामग्री अगेन एम्प्टी हो जाती है, खाली हो जाती है, तो हमें उसका वापस से पुनः आदेश लगाना होता है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो सामग्री नियंत्रण की बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास हैं। हम हर एक टेक्निक को शॉर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो कि हमारे टॉपिक का मुख्य बिंदु है, इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले जो मेथड आती है वो आती है मटेरियल लेवल्स। मटेरियल लेवल्स में 3 तरीके के लेवल होते हैं। हम सामग्री को नियंत्रित करते समय 3 लेवल डिसाइड करते हैं। पहला लेवल होता है मिनिमम लेवल,
दूसरा लेवल होता है रीऑर्डर लेवल और तीसरा लेवल होता है मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल वह लेवल होता है जिससे नीचे हम सामग्री को जाने नहीं दे सकते, क्योंकि वो डेंजर जोन हो जाता है, हमारे प्रोडक्शन को रुकने की आशंका वहाँ पर हो जाती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रोडक्शन स्टॉप कर देगा तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि श्रमिकों का जो श्रम है वो देना पड़ेगा, अदर जो चीज़ें उसने इन्वेस्ट की है उनका भी उनको पेमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ सामग्री ना होने की वजह से प्रोडक्शन का लॉस हो जाता है, इसलिए हम मिनिमम लेवल डिसाइड करके रखते हैं और मिनिमम लेवल से नीचे सामग्री को नहीं जाने देते हैं। दूसरा लेवल होता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल इज जस्ट लाइक अ रिजर्व इन योर गाड़ी, टू व्हीलर। इन योर टू व्हीलर यू हैव वन ऑप्शन ऑफ रिजर्व। व्हेन रिजर्व्स कम, रिजर्व लेवल कम, क्या हमको करना होता है, हमें पेट्रोल फिर से भरवाना होता है। तो रीऑर्डर लेवल भी वही लेवल है। यहाँ पर अगर आपकी सामग्री पहुँच जाती है तो आप यह ट्राई करते हो कि इस सामग्री को हमें रीऑर्डर करना है, पुनः इसका भंडारण करना है। और लास्ट लेवल होता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल वो लेवल होता है जिसके ऊपर से हम सामग्री नहीं लाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सामग्री को मैक्सिमम लेवल के ऊपर जाने दिया तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सामग्री में एक पूंजी विनियोजित कर रहे हैं। वह पूंजी यहाँ अगर ज़्यादा विनियोजित हो गई तो उसका रिटर्न दूसरी तरफ से नहीं मिलेगा। ओवर स्टॉकिंग कभी भी नहीं होने दिया जाता और इसीलिए एक मैक्सिमम लेवल डिसाइड करके रखा जाता है। दूसरी नियंत्रण टेक्निक की तरफ हम आते हैं तो वह है ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल टेक्निक। ABC एनालिसिस में हम सामग्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखते हैं। पहली कैटेगरी A, दूसरी B और तीसरी C। A कैटेगरी के अंदर क्वांटिटी कम होती है लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीशियस आइटम्स को रखा जाता है। अगर मैं किसी दुकानदार का एग्जाम्पल दूं जहां पर सोना चांदी रखा जाता है तो वह ज्वेलरी में प्लेटिनियम हो गया, डायमंड हो गया, उनको A कैटेगरी में रखेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्टली है और कॉस्टली होने के साथ साथ उनकी मात्रा कम रहती है। तो ऐसी चीज़ें जो कॉस्टली हैं लेकिन मात्रा में कम है उन्हें हम A कैटेगरी में रखते हैं। B कैटेगरी में औसतन सामग्री को रखा जाता है जिसकी क्वांटिटी भी औसत होती है और जिसकी प्राइस भी औसत होती है। और C कैटेगरी में ऐसी मात्रा को रखा जाता है जिसकी मात्रा तो बहुत होती है सामग्री की, लेकिन वहाँ पर प्राइस जो होती है वो कम होती है, इन्वेस्टमेंट उसके अंदर कम होता है। ABC कंट्रोल टेक्निक हमें यह बताता है कि किस सामग्री पर आपको ज़्यादा कंट्रोल रखना है और किस पर कम रखना है। A कैटेगरी पर ज़्यादा कंट्रोल रहता है, B कैटेगरी पर कम कंट्रोल रहता है और C पर उससे भी कम कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं VED एनालिसिस। VED एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। वाइटल मीन्स अधिकतम, जिसके लिए हमको ऐसी सामग्री जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, प्रोडक्शन में रुकावट आ जाएगी, जो चीज़ नहीं है तो आप काम कर ही नहीं सकते। आप अपने आप का एग्जाम्पल लें, अगर आपको पानी नहीं मिला तो क्या आप दिन भर काम कर पाएंगे? नहीं। तो यह एक वाइटल श्रेणी की सामग्री हुई। लेकिन अगर हम बात करें इसेंशियल, तो इसेंशियल्स में आते हैं आपके ऐसे चीज़ें जिनके बिना आपका काम चल भी सकता है थोड़े टाइम तक, लेकिन उसके बाद आपको उसकी ज़रूरत होगी, जिसकी कैटेगरी में हम मोबाइल को रख सकते हैं। थोड़ी देर तक आप काम चला सकते हैं, बट थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि नहीं, मेरा कोई काम इसके बिना रुक रहा है। तो यह आता है आपका इसेंशियल की श्रेणी में। डिजायरेबल, डिजायरेबल लाइक कार, कार इसके बिना आपका काम चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता, तो ये डिजायरेबल की श्रेणी में आती है। इस टाइप का एनालिसिस हमें यह बताता है कि किस तरीके की सामग्री को बिल्कुल भी आप डिले नहीं कर सकते। वाइटल श्रेणी में जो आ रही हैं उनका आप बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते। इसेंशियल में आप थोड़ा रुक कर ले सकते हैं और डिजायरेबल को आप एक बार के लिए, जब आपके पास प्रॉब्लम है, आप नहीं भी खरीदेंगे तो चल जाएगा, थोड़े दिन बाद ले लेंगे तो भी चल जाएगा। तो यह एनालिसिस हमें बताता है कि कौन सी सामग्री की आवश्यकता हमें कितनी होती है। देन आता है आपके पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, मतलब सतत इन्वेंट्री प्रणाली। यह प्रणाली हमें यह प्रणाली इस बात पर फोकस करती है कि इन्वेंट्री हमें जब भी प्राप्त होती है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए, कब वो आ रही है, कब वो जा रही है, ताकि हमें यह पता चले कि कौन सी इन्वेंट्री एट ए टाइम
खत्म हो चुकी है या उसका रीऑर्डर कर देना चाहिए। जैसा कि हम इसके नाम से पता कर पा रहे हैं, सतत इन्वेंट्री। सतत इन्वेंट्री मतलब कंटिन्यूअस, आप कंटिन्यूअस में लिखते जा रहे हैं, क्या हमारे पास आया, क्या हमने दिया, और कौन सी चीज हमारे पास है, कौन सी नहीं है। जो नहीं है उसे आपको तुरंत लेना है। इस तरीके की जो प्रणाली होती है उसे हम सतत इन्वेंट्री प्रणाली या परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बोलते हैं। फिर आपके पास आता है मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ये एक टाइप का रेशियो है, मटेरियल टर्नओवर रेशियो। यह बताता है कि आपका स्टॉक कितने टाइम में रीन्यू हो जाता है, मतलब उसका टर्नओवर कितना है। इसे एक फॉर्मूला द्वारा निकाला जाता है। मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इस तरीके से हमको जो फॉर्मूला मिलता है उसे हम टाइम्स में लिखते हैं। लाइक अगर मेरा मटेरियल मैनेजमेंट का फॉर्मूला जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं एक बार सामग्री मंगाऊंगी, दूसरी बार मंगाऊंगी और तीसरी बार मंगाऊंगी, तो तीसरे टाइम में मेरी जो पूरी सामग्री है वो रीन्यू हो जाएगी, मतलब आपका एक टर्नओवर हो गया वो। लास्ट आता है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि ईओक्यू को हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो हम ईओक्यू के ऊपर फोकस करते हैं। और ईओक्यू के ऊपर जाने से पहले अभी तक के जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उसका हम एक रीकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो था सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचाने और उसके बाद प्रोडक्ट बन जाने के बाद उसे ग्राहक तक पहुंचाने और ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करने की प्रणाली का नाम है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो उसके मुख्य उद्देश्य थे सही समय पर सही प्रोडक्ट बनाना और उसे ग्राहक तक पहुंचाना, ताकि हमारा जो मेन एम होता है कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, उसे कंप्लीट करना होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बाद हमने मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में जाना। मटेरियल मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। मटेरियल मैनेजमेंट में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का आधा पार्ट, लाइक हम मटेरियल को परचेज कर रहे हैं और मटेरियल को परचेज करने के बाद उसे विनिर्माण प्रोसेस तक पहुंचा रहे हैं, सिर्फ वहां तक का ही काम मटेरियल मैनेजमेंट में आता है, क्योंकि सही मटेरियल का सही समय पर उपलब्ध होना ही मेन पॉइंट है। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को अगर आपको कम करना है तो सबसे पहले आपका फोकस मटेरियल की तरफ होना चाहिए। मटेरियल मैनेजमेंट के उद्देश्य में हमने मेन उद्देश्य में 5 R's को पढ़ा था और द्वितीयक उद्देश्य में कम से कम 6 उद्देश्य हमने पढ़े थे। उसके बाद हमारे पास मटेरियल मैनेजमेंट की प्रोसेस आई थी कि हम कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल का आदेश देते हैं। हम सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट निकालते हैं, उसके बाद उसको एक मीटिंग तक ले जाते हैं। मीटिंग में जब डिसाइड होता है तो वेंडर डिसाइड करते हैं, वेंडर डिसाइड करने के बाद उसे ऑर्डर लगाते हैं, उससे हम मटेरियल रिसीव करते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, उसको भंडारण के लिए भेजते हैं और भंडारण के बाद जब भंडार हो जाता है तो उसे मेंटेनेंस रखते हैं। मेंटेन करने के बाद जब भी कारखाने की रिक्वायरमेंट होती है उसे वापस से आप कारखाने को इशू करके फिर से आप उसी प्रोसेस पे पहुंच जाते हो। जो मटेरियल आपके पास खाली हो गया है उसे हमें ऑर्डर लगाना है। इस तरीके से हमारा मटेरियल मैनेजमेंट का प्रोसेस चलता है। इट्स अ टाइम फॉर क्विज। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वस्तु प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या वस्तु प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य लागत में वृद्धि करना है? क्या वस्तु प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार है? क्या वस्तु प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य सही समय पर सही सामग्री की उपलब्धता करवाना है? क्या वस्तु प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य उत्पादन क्षमता में कमी है? इसका आंसर आप सभी जानते हैं। इसका आंसर है सही समय पर सही सामग्री की उपलब्धता करवाना। हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु प्रबंधन का तत्व नहीं है? क्या वस्तु प्रबंधन में संग्रहण शामिल नहीं है? क्या वस्तु प्रबंधन में परिवहन शामिल नहीं है? क्या वस्तु प्रबंधन में मार्केटिंग आता है? क्या वस्तु प्रबंधन में भंडारण आता है? इसका आंसर है वस्तु प्रबंधन में मार्केटिंग शामिल नहीं है, क्योंकि वस्तु प्रबंधन सिर्फ वस्तुओं को प्रबंध करने से, प्रोडक्ट को सिर्फ बनवाने तक की प्रोसेस में आता है। उसे बेचने का टाइम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु प्रबंधन का हिस्सा नहीं है? सामग्री की योजना, भंडारण की प्रक्रिया, श्रमिकों का
प्रशिक्षण या आपूर्ति की श्रृंखला। तो इसका सही आंसर है श्रमिकों का प्रशिक्षण, क्योंकि सामग्री में सिर्फ सामग्री पर फोकस किया जाता है, श्रमिकों पर नहीं। अगला क्वेश्चन है, सामग्री प्राप्ति की प्रक्रिया में कौन सा कदम पहले लिया जाता है? सामग्री का निरीक्षण सबसे पहले किया जाता है, आदेश का वितरण सबसे पहले किया जाता है, आदेश की पुष्टि सबसे पहले की जाती है, या सामग्री की खरीद सबसे पहले की जाती है? जैसा कि हम जानते हैं, हमने प्रोसेस 2 टाइम्स पढ़ी है। प्रोसेस में सबसे पहले हमें सामग्री को खरीदना होता है। तो इसका सही आंसर है सामग्री की खरीद। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? क्या हम निरीक्षण और परीक्षण का पालन करते हैं? क्या हम भंडारण को देखते हैं? क्या डिलीवरी इसका सही आंसर है? क्या यह खरीद के लिए आता है? हम बात कर रहे हैं गुणवत्ता सुनिश्चित करने की। गुणवत्ता का जब भी नाम आता है तो निरीक्षण और प्रशिक्षण की बारी आती है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। EOQ, फुल फॉर्म ऑफ EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब हम बात कर रहे हैं मितव्ययी आदेश मात्रा की। एक ऐसी आदेश मात्रा जिसका मितव्ययी होना जरूरी है। जैसा कि हमने पढ़ा, मटेरियल मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो आती है वो आदेश की आती है या उस मात्रा को हैंडल करने की आती है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उसे सही समय पर और सही क्वांटिटी में आदेश प्राप्त हो जाए या उसे मटेरियल रिसीव हो जाए। जब हम सही क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम मितव्ययी आदेश मात्रा को फॉलो करने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह टेक्निक उस पॉइंट को बताती है, उस बिंदु को बताती है जिस बिंदु पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी आदेश मात्रा को मितव्ययी रख सकता है। मतलब ना ही उससे कम क्वांटिटी अगर हमने ऑर्डर करी तो हमको फ़ायदा होगा, और ना ही उससे ज़्यादा अगर हमने क्वांटिटी ऑर्डर करी तो हमें फ़ायदा होगा। तो एक ऐसी आदेश मात्रा जिससे हमको अब बेनिफिट ज़्यादा मिल सके, वह मात्रा मितव्ययी आदेश मात्रा कहलाती है। मितव्ययी आदेश मात्रा में हम 3 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर कैरिंग कॉस्ट, और उसके बाद पूरी मिलाकर इन्वेंट्री की कॉस्ट। इन शॉर्ट अगर हम समझें तो किसी भी मटेरियल को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है। मतलब हमने कितनी सामग्री खरीदी है और उस सामग्री की लागत कितनी थी, वह चीज़ हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम इन्वेंट्री की कॉस्ट कहते हैं। इन्वेंट्री की कॉस्ट में एक और पार्ट ऐड किया जाता है, वो होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब हमें जब भी प्रोडक्ट को ऑर्डर लगाना है तो एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। उसके लिए हमें टेंडर बुलाना पड़ता है, सप्लायर का सिलेक्शन करना पड़ता है, उसके लिए टेलीफोन लगता है, पेपर्स लगते हैं, मेल्स लगते हैं। देन हमें एक सामग्री का निरीक्षक नियुक्त करना होता है, वह सामग्री को जांच करता है और फिर उसे स्टोरेज में भेजता है। तो इसके बीच में जितनी भी कॉस्ट आती है उसे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंतर्गत लेते हैं। उसके बाद आता है कैरिंग कॉस्ट। अगर हम सामग्री को खरीद लेते हैं तो उसे हम स्टोरेज में भेजते हैं, और स्टोरेज में अलग अलग बिन में अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से, वेयर हाउस के हिसाब से वहाँ पर उसका निरीक्षण किया जाता है, उसका इंश्योरेंस करवाया जाता है, उसका रखरखाव किया जाता है। अगर कुछ कमी आती है तो उसमें मरम्मत की जाती है। इस कॉस्ट को हम कैरिंग कॉस्ट में लेते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सामग्री की कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री की कॉस्ट को मिलाकर बनी है। EOQ हमें वह कॉस्ट का लेवल देता है या वह पॉइंट देता है जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर हो जाती है। एक ऐसी आदेश मात्रा जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर हो उसे हम EOQ बोलते हैं। EOQ के लिए हमें जो फॉर्मूला मिला है उसका लक्ष्य क्या है? ऐसी इकाइयां खरीदना जिससे कि वितरण की लागत, भंडारण की लागत बराबर हो जाए और वह कम से कम लागत पर अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए हमें सहयोग करे। EOQ का जो फॉर्मूला दिया हुआ है वह फॉर्मूला हमें विल्सन नामक
प्रोफेसर ने दिया है, इसीलिए इसे विल्सन ईओक्यू के नाम से भी जाना जाता है। न्यूनतम लागत पर खरीदने वाली सामग्रियों की मात्रा या ऐसा लॉट जो सबसे न्यूनतम कॉस्ट में खरीदा गया है उसे ईओक्यू के नाम से जाना जाता है। ईओक्यू को निर्धारित करते समय ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, यह सब हम आगे पढ़ते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट में माल के ऑर्डर के लिए हम जो कर्मचारी रखते हैं, जो कि यहाँ डिसाइड करते हैं कि कितनी मात्रा में चाहिए सामग्री आपको, उनका पेपर बनाते हैं, रिक्वायरमेंट देते हैं, पेपर में ऐड देते हैं, निविदा देते हैं, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद माल का परिवहन पर होने वाला खर्चा, जब हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो एक जगह से माल दूसरी जगह पर आता है तो उसे परिवहन लागत कहा जाता है, और वह परिवहन का खर्चा भी हम माल की ऑर्डरिंग लागत में शामिल करते हैं। माल की ऑर्डरिंग लागत में उसे चेक करने, क्वालिटी कंट्रोल का काम जो निरीक्षक नियुक्त किया जाता है, उसकी सैलरी, उसका समय, उसका लागत भी हम ऑर्डरिंग कॉस्ट में लेते हैं। इस तरीके से स्टेशनरी, टाइपिंग, मेल या चेकिंग का जो काम होता है, जिन पर जो भी खर्च हो रहा है, वो सारा ऑर्डरिंग लागत में लिया जाता है। ऑर्डरिंग लागत के बाद हम बात करते हैं वहन लागत की। वहन लागत मतलब किसी सामग्री को अगर आप ले आए हो तो उसे कितनी केयर से आपको रखना पड़ रहा है। हम कोई सामान घर में लाए हैं, साल भर का हमने गेहूं स्टोर किया है, तो गेहूं क्या हम खुले में रहने दें, वो साल भर तक चल जाएगा? नहीं, वो खराब हो जाएगा। तो उसे इस खराबी से बचाने के लिए हमें उसका प्रॉपर स्टोरेज करना पड़ेगा, समय समय पर उसमें दवाइयाँ डालनी पड़ेंगी, समय समय पर उसे धूप दिखानी पड़ेगी। यह काम आपका वहन लागत के अंतर्गत आता है। मतलब अगर एक सामग्री आपने खरीद ली है, उस खरीद से लेकर जब तक आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, तब तक उसकी जो केयर करना पड़ती है, उसकी जो देखभाल करना पड़ती है, वह पूरी वहन लागत में आती है। आगे बढ़ते हैं हम कैरिंग कॉस्ट की तरफ। कैरिंग कॉस्ट मतलब किसी भी इन्वेंट्री को रखने की लागत। रखने की लागत मतलब अगर हम घर में गेहूं परचेस करते हैं तो क्या हमने जो एक साथ गेहूं परचेस किया है उसे हम खुला ही छोड़ देते हैं और साल भर यूज़ करते हैं? नहीं, हम अगर साल भर का गेहूं रखते हैं तो उसे स्टोर करने के लिए प्रॉपर बिन्स हमारे पास होते हैं। हम समय समय पर उसे धूप दिखाते हैं और उसमें जो भी ज़रूरत पड़े, अगर कीड़े लग रहे हों या कीड़ों से बचाने के लिए कोई दवाई का अगर हमें उपयोग करना है तो हम वो सारे प्रोटेक्शन उन्हें देते हैं। तो इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी मटेरियल को बल्क में बुलाया जाता है तो उसे बुलाने के बाद उसमें जितना भंडारण की कॉस्ट आती है, उसके केयर करने के लिए, मतलब खराब होने से बचाने के लिए, अप्रचलन से बचाने के लिए उस सामग्री को जो कॉस्ट आती है, या उसको चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, इसके भय के कारण जो हम इंश्योरेंस करवाते हैं, वह इंश्योरेंस की लागत भी इसमें आती है। साथ ही साथ इसमें सामग्री को अगर हम परचेस बल्क मात्रा में कर रहे हैं तो उसमें विनियोजित पूंजी जो कि हमें कहीं और पर ब्याज दे सकती थी, वो ब्याज नहीं दे पाती है, उसकी भी लागत को यहाँ पर शामिल किया जाता है। इस तरीके से ईओक्यू में मेन पॉइंट आपका आता है कैरिंग कॉस्ट का और होल्डिंग कॉस्ट का। जहां पर ईओक्यू में कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बराबर हो जाती है, उस पॉइंट को हम ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल की कुछ मान्यताएं हैं। उसमें सबसे पहला आता है ऑर्डरिंग की लागत स्थिर रहेगी, अर्थात पूरे वर्ष भर जब भी हम ऑर्डर लगाएंगे तो एक ऑर्डर की वही प्रोसेस सिमिलर दूसरे ऑर्डर में रहेगी और सिमिलर तीसरे ऑर्डर में रहेगी, अर्थात प्रत्येक ऑर्डर को लगाने की कॉस्ट आपकी सेम रहेगी। दूसरी चीज आती है मांग की दर हमें ज्ञात रहती है, अर्थात हम ईयर के स्टार्टिंग में ही एनुअल डिमांड का पता लगा लेते हैं कि वर्ष में हमको उपयोग में आने वाली सामग्री इतनी है। और लीड टाइम निश्चित है, मतलब एक सामग्री को जब हम परचेज करते हैं उसको हमारे पास आने तक कितना समय लगता है, इसे हम लीड टाइम के नाम से जानते हैं। तो लीड टाइम हर ऑर्डर में सेम रहेगा। उसके बाद हम बोलते हैं कि आइटम की खरीद, यानी कि कोई भी सामग्री हम खरीदते हैं तो उसकी परचेज प्राइस वार्षिक सेम रहेगी और उसमें कोई भी छूट हमें कभी भी अवेलेबल नहीं रहेगी। और अंतिम, जब भी हमें पुनः पूर्ति करनी है, जब भी हमें रीऑर्डर करना है तो तुरंत पूर्ति की जा सकती है। जिस टाइम आप सामग्री मंगवाना चाहें उस टाइम वह सामग्री अवेलेबल है। फॉर्मूला फॉर ईओक्यू। ईओक्यू के फॉर्मूले को जब भी हम पढ़ते हैं हमें मेनली 3 चीज़ें चाहिए। पहला चाहिए एनुअल डिमांड,
आपने वार्षिक डिमांड, आपकी वार्षिक डिमांड क्या है पहले से पता कर ली है, कितनी इकाइयां हमें साल भर में यूज आएंगी या आपने पहले से निकाल लिया है। एक ऑर्डर को देने की कॉस्ट आपकी क्या आएगी, प्रति ऑर्डर आदेश की कीमत आपकी क्या रहेगी, आपने निकाल लिया है। और होल्डिंग कॉस्ट, एक यूनिट की केयर करने में आपको कितना खर्च आता है, इसे हम होल्डिंग कॉस्ट के नाम से जानते हैं। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है √2 इंटू डी इंटू CO/CH। यहाँ पर डी मीन्स होता है डिमांड पर ईयर, एनुअल रिक्वायरमेंट के नाम से हम इसे जानते हैं। CO मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। यहाँ पर यह ध्यान रहे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, एक ऑर्डर को देने पर कितनी कॉस्ट आती है, आपको वो कॉस्ट यहाँ पर लेनी है। उसके बाद आता है CH का मतलब होता है होल्डिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक यूनिट इन्वेंट्री की अगर हम केयर करते हैं, सिंगल यूनिट को अगर हमें बचाना है तो उसकी केयरिंग पर आपको कितना खर्चा आता है, आप यहाँ पर यह बताते हैं। इस तरीके से ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट जहाँ पर बराबर हो जाएगी वह मात्रा आपकी ईओक्यू हो जाएगी। ईओक्यू निकालना क्यों महत्वपूर्ण है, यह मॉडल हमें क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, उसके लिए हम 5 चीजें निकाल सकते हैं। पहला, बेहतर ऑर्डर पूर्ति के लिए, अर्थात अगर सही समय पर सही सामग्री हमारे पास अवेलेबल होगी तो प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होगा, और ऐसी आदेश मात्रा जिसके कारण हमारी कॉस्टिंग ना बढ़े, इस तरीके का ऑर्डर हम दे सकते हैं ईओक्यू के माध्यम से। कम ओवरलोडिंग, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम मैक्सिमम लेवल से ऊपर का स्टॉक स्टोर करते हैं तो वहाँ पर ओवर कैपिटलाइजेशन आ जाता है। जो कैपिटल आपकी इंटरेस्ट अर्न करने में या बाकी कामों में काम आ सकती थी वो यहाँ पर सामग्री में ब्लॉक हो जाएगी। तो जब हम ईओक्यू को फॉलो करते हैं तो कम ओवरलोडिंग होती है, कम छोटी छोटी की मात्राओं को हम मंगाएंगे और छोटी छोटी मात्राओं को हम यूज़ करेंगे तो हमारी कैपिटल वहाँ पर ब्लॉक नहीं होगी। कम अपव्यय, जब कम कम सामान हमारे पास होता है तो हम बनाने में सामान का ध्यान रखते हैं, रॉ मटेरियल को केयर से यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास सामग्री में कमी है। और कम मात्रा अगर हम यूज करते हैं, आराम से अगर हम यूज करते हैं तो वहां पर कम अपव्यय होता है, कम भंडारण लागत, सामग्री की छोटी छोटी मात्राओं को हमको केयर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक सामग्री की बहुत सारी मात्रा अगर हमारे पास आ जाए तो उसे हमें संभालना मुश्किल हो जाता है, उसकी केयर करना मुश्किल हो जाता है। तो ईओक्यू हमें वह मात्रा बताती है जो हमारे लिए उपयुक्त रहेगी। और अगर हम ईओक्यू के अकॉर्डिंग ऑर्डर करते हैं तो अगर समय के हिसाब से कभी हमें छूट मिल सकती है किसी सीजन में तो वो छूट को हम अवेल करवा सकते हैं। ईओक्यू को हम एक ग्राफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। यह ग्राफ शो करता है कि अगर आपकी एनुअल कॉस्ट और रीऑर्डर क्वांटिटी, एक्स एक्सिस पर हमने यहाँ पर रीऑर्डर क्वांटिटी लिया है, वाई एक्सिस पर हमने एनुअल कॉस्ट लिया है। अगर हम एक ऑर्डर लगाएंगे तो रीऑर्डर क्वांटिटी 1 होने के कारण एनुअल कॉस्ट भी 1 की आएगी, जो कि सबसे छोटा रहेगा। जैसे हमारे कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जैसे ऑर्डर हमारे बढ़ते जाएंगे तो होल्डिंग कॉस्ट भी आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपने ज़्यादा सामग्री मंगवाई है तो होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा है, कम सामग्री मंगवाई है तो होल्डिंग कॉस्ट आपकी कम है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को देखें तो एक ऑर्डर की कॉस्ट कम है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेंगे रिपीटेशन बढ़ेगा। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर हम टैक्सी में बैठते हैं, सिंगल पर्सन अगर सिटी बस में बैठ रहा है तो उसका 10 रुपया खर्चा आता है। 2 पर्सन अगर सिटी बस में बैठेंगे 20 आएंगे, वहीं 5 बैठेंगे तो 50 रुपये खर्चा आएगा। उसी तरीके से अगर आप एक बार ऑर्डर लगाएंगे 10 रुपये खर्चा आ रहा है, 2 बार 20, लेकिन 5 ऑर्डर लगाएंगे तो 50 रुपये का खर्चा आ रहा है। आप अगर इस खर्चे को बचाना चाहते हैं तो आप कम ऑर्डर लगाइए। लेकिन उसके विपरीत अगर हम कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो कैरिंग कॉस्ट का भी वही फार्मूला है, आप जितनी यूनिट्स को ज़्यादा मंगाओगे उतनी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जहां टोटल कॉस्ट में ये दोनों कॉस्ट एक दूसरे को एक जगह पर काट देती है, संविच्छेद कर देती है। तो जहां वो विच्छेदित बिंदु होता है उसी कॉस्ट को हम ईओक्यू कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ईओक्यू। जितना हमने समझा, जितना हमने जाना, उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करते हैं। हमें उपलब्ध है
EOQ बनाना है हमें कंजप्शन ऑफ द मटेरियल पर एनम, जो कि हमें रिक्वायर्ड रहता है। हमेशा हम मटेरियल पर एनम की ही बात करते हैं, वर्ष भर में आपको कितना मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा। तो इस सम के अकॉर्डिंग हमें 10,000 किलो मटेरियल रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए डी की जो वैल्यू है, डिमांड ऑफ एनुअल, तो वो रहेगी 10,000 kg। उसके बाद दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल मेकिंग एन ऑर्डर, एक मटेरियल को ऑर्डर देने की कॉस्ट, अर्थात CO है हमारे पास 25 पर ऑर्डर। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर केजी 5 रुपीज। लेकिन इस कॉस्ट को हैंडल करने, स्टोर करने के लिए कॉस्ट का खर्चा आता है 10%, अर्थात अगर 5 रुपए एक की कॉस्ट है और उसका 10% अगर मेरी हैंडलिंग कॉस्ट है, तो हैंडलिंग कॉस्ट मेरी हो जाएगी 0.5, दैट इज 0.5। सो अगर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से पाते हैं कि डी 10,000 था, ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 थी, इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट 0.5 थी। जब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, जो कि है 2 इंटू डी इंटू CO अपॉन CH, 2 इंटू डी 10,000 इंटू CO ordering cost 25 and CH that is 0.5। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें सॉल्यूशन जो प्राप्त होता है वो होता है 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.5, जिसे हमें रूट में लेना है। सो फ्रॉम द कैलकुलेटर वी कैन फाइंड आउट इजीली EOQ इज इक्वल्स टू 1000, मीन्स हमें 1000 यूनिट का ऑर्डर एक बार में लगाना चाहिए। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो पूरे ईयर में नंबर ऑफ ऑर्डर जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे 10,000 यूनिट हमें टोटल मंगवानी थी, और 10,000 यूनिट में से 1,000 का हम एक ऑर्डर लगा रहे हैं। तो 1,000 के एक ऑर्डर के लिए 1,000 के एक ऑर्डर के लिए हम टोटल मिलाकर 10 ऑर्डर लगाएंगे। साल भर में हमें 10 ऑर्डर करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट सम, दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि जब हम एक रिटेल स्टोर में टोटल सेल करते हैं 20,000 यूनिट्स का एक प्रोडक्ट का, और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच ऑर्डर इज $50, मतलब ये जो चीज है वो है CO, क्योंकि हम यहाँ पर प्लेस करने की ऑर्डर देख रहे हैं। देन होल्डिंग कॉस्ट, मतलब आप केयर कर रहे हो, यहाँ पर यूनिट की केयर कर रहे हो। एक यूनिट की केयर करने के लिए आपको जो कॉस्ट आ रही है वो $2 की आ रही है। अगर हम EOQ की गणना करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर से हम इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो 2 इंटू डी मीन्स 20,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दैट इज 50 and holding cost per order that is 2 rupees. So we'll found that 20 lakh divided by 2 that is root of 10 lakh and it is again 1000 EOQ. So if we want to find number of order per year, then total annual demand is 20,000 units and now we are ordering 1,000 in one time. So we'll found 20 orders per year is EOQ. Let's take recap. EOQ, formula of EOQ under root of 2D into CO upon CH। क्या है इकोनॉमिक आदेश मात्रा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी आदेश की मात्रा है जहां पर हैंडलिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर हो जाती है। यही वह मितव्ययी आदेश मात्रा है जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन कम से कम लागत में अपना आदेश दे सकता है और मटेरियल को हैंडल कर सकता है। टाइम फॉर अ क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट डज EOQ हेल्प डिटरमाइन? EOQ किस चीज को निकालने में हमारी मदद करता है? क्या EOQ ऑप्टिमम प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट निकालने की बात करता है? क्या EOQ ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी टू मिनिमाइज द इन्वेंट्री कॉस्ट की बात करता है? क्या ऑप्टिमम सेल्स क्वांटिटी की बात करता है? क्या ऑप्टिमम डिस्काउंट रेट की बात करता है? जैसा कि हम जानते हैं कि EOQ हमें ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी टू मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट में मदद करता है. What is the right formula of EOQ? We have four options: 2 into CH into CO upon D, 2 into D into CH upon CO, 2 into D into CO upon CH, 2 into D into CH upon CO. What is the right formula? So the right formula is 2 into D into CO upon CH. Option C is the correct option. So moving to the third question, if annual demand is 10,000, ordering cost is 50 per order and holding cost is 10 rupees per order, what will be the EOQ? So if we found by the formula EOQ is equals to under root of 2 into D into CO upon CH, we will found 2 into D means 1000 into CO is 50 and CH is 10 rupees per order. So we'll found the answer 200 units. Now coming to the next question, which of the following does not affect EOQ? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो EOQ को प्रभावित नहीं करती? क्या EOQ को डिविडेंड रेट प्रभावित नहीं करती? क्या EOQ को ऑर्डरिंग कॉस्ट प्रभावित नहीं करती? क्या EOQ को होल्डिंग कॉस्ट प्रभावित नहीं करती? क्या EOQ को शिपिंग कॉस्ट प्रभावित नहीं करती? सो राइट आंसर इज शिपिंग कॉस्ट. हमने EOQ का फॉर्मूला देखा है जहां पर सिर्फ हमने 3 चीजों की बात करी है, शिपिंग कॉस्ट नाम की कोई भी चीज वहां पर नहीं है. मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, if the demand is 2000 units per year and ordering cost is 100 per order, holding cost is 25 per unit, what is the rate of EOQ? Again we'll found the answer by using formula 2 into 2000 units into 100 divided by the carrying cost, which is 25 units per year. So we will found the right answer 400 units. हम EOQ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट के लिए सुल्तान चंद सन्स की बुक, जिनके राइटर हैं SK गुप्ता और PK जैन, से ज्ञान ले सकते हैं. हम डॉक्टर रमेश कुमार की बुक जो कि नोशन पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है उसे भी यूज़ कर सकते हैं. हम साहित्य भवन पब्लिकेशन की SM शुक्ला की कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. हम रमेश बुक डिपो की अग्रवाल एंड अग्रवाल की कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एज ए रेफरेंस. अगर हम वेबसाइट की बात करें तो बहुत सारी PPT प्रेजेंटेशन स्लाइड शेयर पर अवेलेबल है मटेरियल मैनेजमेंट और EOQ के बारे में, वो हम यूज़ कर सकते हैं. हम ई ज्ञान कोश जो कि इग्नू के द्वारा संचालित है उसकी वेबसाइट पर मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो बुक्स अवेलेबल हैं उनकी लिंक को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. धन्यवाद.